हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्कल में। दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 6 इतिहास विषय पर हम कंप्लीट चर्चा कर चुकी है। आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। और एनसीईआरटी कक्षा 6 भूगोल विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसके हमने अध्याय 7 कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा अध्याय 8वां है। और दोस्तों, आपको बता दें, हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्कल पर आपको कक्षा 6 से 12 तक सभी विषयों की कंप्लीट वीडियो मिलेंगी और बिल्कुल सीरीज वाइज मिलेंगी दोस्तों। किसी भी प्रकार को आपको भटकना नहीं है। आपको बिल्कुल एकदम लाइन से लगी हुई वीडियो मिलेंगी। कक्षा 6 की सारी वीडियो, कक्षा 7 की सारी वीडियो, कक्षा 8 की सारी वीडियो, इसी प्रकार आप 12 तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस, इस सभी विषयों की कंप्लीट वीडियो मिलेंगी। यहाँ तक कि आपको साइकोलॉजी के भी वीडियो मिलेंगी दोस्तों। तो बनी रही बस हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात कि एनसीईआरटी जो पुस्तक है, इनसे कोई भी फैक्ट, इनसे लिया गया कोई भी फैक्ट दोस्तों गलत साबित नहीं होता, ठीक है। हर जगह मान्य होता है। तो दोस्तों, इसका भी आप ध्यान रखें और हमारी यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्कल पर बने रहें और एनसीईआरटी पुस्तकों का पूरी तरह से आनंद लें, ठीक है। तो शुरू करते हैं अध्याय 8, भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो दोस्तों, शुरू करती है ये क्या से हम, ठीक है। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ती हैं तथा टेलीविज़न पर देखती हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनती भी हैं। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, हम हर चीज़ एक दूसरे से सुनते हैं, समाचार पत्रों में देखते हैं, न्यूज़पेपरों में देखते हैं, ठीक है दोस्तों, मौसम के बारे में जानकारी की, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, जानते हैं, आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन हैं, ठीक है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य की विकिरण इत्यादि शामिल हैं। तो मौसम के अंतर्गत आने वाली क्या क्या चीज़ें होती हैं दोस्तों, दिन रात में होने वाली मतलब जो प्रक्रियाएं होती हैं वो हमारे आसपास वातावरण में, वही उसी के बारे में बता रहे हैं। इसमें क्या क्या होता है, तापमान, वर्षा, सूर्य की विकिरण, तो दोस्तों ये सब है। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। उदाहरण के लिए, मौसम कभी गर्म या ठंडा होता है, कभी कभी आसमान में बादल छा जाती है तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है, तब आपको ऊनी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप खाने पीने में ठंडी पदार्थों का उपयोग करते हैं, यानी कि पसंद करते हैं, एक ही बात है। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्तुओं के बिना ठंड लगती है, ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं। इस दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में मुख्यतः मौसम होते हैं। भारत के मौसम के बारे में बता रहे हैं और बता रहे हैं कि गर्मियों में किस तरह हम ठंडी चीज़ों को खाना पसंद करते हैं और सर्दियों में किस तरह हम गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं, ऊनी कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो ये बता रहे हैं। आगे देखते हैं, भारत में मुख्यतः मौसम होती है कितनी, दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम, यानी कि सर्दी होती है, ठीक है दोस्तों, दिसंबर से फरवरी तक। तो आगे देखते हैं क्या करें, मार्च से मई तक गर्म मौसम, यानी गर्मी पड़ती है, ठीक है दोस्तों। और जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम वर्षा वाला होता है, ठीक है दोस्तों। वर्षा किस मौसम में होती है, जून से सितंबर तक, ठीक है दोस्तों। और अक्टूबर और नवंबर में मानसून की लौटने का मौसम शरद होता है, यानी कि हल्की हल्की शरद, यानी कि सर्दियाँ शुरू होने वाली होती है, ठीक है। तो ये हो गया। ये दोस्तों मौसम की आप ध्यान से रखें, मतलब किस किस महीने में कौन कौन सा मौसम पड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये महत्वपूर्ण जानकारी। शीत ऋतु, देखिए शीत ऋतु, ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है, यानी कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ने से ही धरती पर अधिक से अधिक गर्मी पड़ती है, ठीक है दोस्तों। तो कह रहे हैं ठंडी मौसम में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु के बारे में देखते हैं। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, यानी कि सीधी पड़ती हैं, किस महीने में पड़ती हैं, तो ये देखिए, ये बता ही रहे हैं कि मार्च से मई तक, मार्च और मई में ये सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं धरती पर, तो उस वजह से गर्मी पड़ती है। तो कह रहे हैं तापमान बहुत अधिक हो जाता है, दिन के समय गर्म तथा शुष्क पवनें बहती हैं, जिसे लू कहती हैं। तो लू याद दोस्तों, याद होगा आपको
आपके यहाँ भी लू शब्द का उपयोग किया जाता है, लू चल रही है, लू पड़ रही है, ये शब्द। तो ये इसी गर्म हवाओं को लू कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं कि दक्षिण जी, इसको ऊपर बाद में पढ़ेंगे दोस्तों, पहले ये देख लेते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, यह मानसून की आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। मानसून जो आती है ना, मानसून कैसी आती है उसके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों आगे की अध्याय में, आगे कक्षा में। तो दोस्तों एनसीईआरटी सीरीज वाइज चलती है, इसलिए इसके कोई भी टॉपिक आधे अधूरे और कहीं से कहीं लगी हुई नहीं मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, ये क्लास वाइज चलती है एनसीईआरटी हमेशा। तो आगे देखते हैं। इस समय पर पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। पवनें मतलब जो हवाएं होती हैं, कहाँ से बढ़ती हैं? बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर। यानी कि देखिए हमारा दोस्तों हमारा देश जो भारत देश है, ये प्रायद्वीपीय है, जो तीनों ओर से समंदर से घिरा हुआ है, यानी जल से घिरा हुआ है। ठीक है, तो जब मानसूनें चलती हैं तो क्या होता है कि जो हवाएं हैं तो समंदर की ओर से चलकर धरती की ओर आती हैं, जैसे कि स्थल की ओर, है ना। तो तीनों ओर से एकदम हवाएं चलेंगी हमारी भारत की जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसकी ओर, उसकी वजह से बता रहे हैं। वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती है तो वर्षा होती है। तो सीधी बात है दोस्तों, ये जो हवाएं आएंगी तो नमी लेकर आती हैं समंदर की ओर से आने वाली। तो भारत की जो हर तरह की मतलब समंदर की ओर से आने वाली जो पवनें होती हैं स्थल से टकराती हैं और पहाड़ों से टकरा कर ठंडी हो जाती हैं और वर्षा करती हैं। ठीक है दोस्तों, ये बता रहे हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु। मानसून की लौटने का, इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाली खाड़ी की ओर बहती हैं। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थल पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसतन दशा को जलवायु कहते हैं। तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि जो वायु होती है यहाँ से मतलब स्थल से फिर एक वक्त के बाद पूरी वर्षा वगैरह करने के बाद जो आर्द्रता हो जाती है वर्षा की वजह से स्थल पर, तो उसकी वजह से वो हवाएं फिर वापस समंदर की ओर लौटती हैं। किस वजह से लौटती हैं? तो वो हिमालय की मतलब से टकरा के वापस लौटी हैं। हिमालय की जो स्थिति है उस वजह से पहाड़ों से टकरा कर वर्षा करने के बाद जो हवाएं आती हैं फिर वो वापस जाती हैं। ये हमेशा देखा होगा दोस्तों, हम किसी जगह पर हमने घरों की दीवारों में या छत पर कहीं भी देखा होगा, तो हवाएं आती हैं एकदम वापस जाती हैं ना, तो वो नुकसान करके जाती है, जैसे टीन वगैरह उड़ा देती हैं। तो उसी प्रकार से ये भी हवाएं ये बहुत अधिक मात्रा में होती हैं, तो उनका अलग प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ऐसे दोस्तों इसके बारे में बहुत डिटेल से आगे क्लास में पढ़ेंगे। ये दोस्तों हर क्लास में कक्षा 6 के छात्रों के लिए बताया जाता है, तो उनकी उस हिसाब से अधिक नॉलेज नहीं डाला जाता किताबों में। ठीक है, हमारा काम है दोस्तों एनसीईआरटी पढ़कर उनसे निचोड़ना जो महत्वपूर्ण जानकारी है। बाकी अगली क्लास में देखेंगे, उसके बाद फिर अगली क्लास में देखेंगे, उसके बाद अगली क्लास में देखेंगे। तो ये तो ये मौसम की जो हवाएं लौटती हैं तो वो कहाँ बारिश करती हैं? विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और ये कह रहे हैं किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। तो जो दोस्तों किसी स्थान पर जो मतलब वो नापते हैं कि यहाँ पे लंबे समय के दौरान मौसमों में जो परिवर्तन हो रहा है उसी ही जलवायु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं कि 8 दिन में नाप लिया यहाँ क्या मौसम है, कैसा हाल चाल है, तो ये नहीं, इसी को जलवायु नहीं कहते। ठीक है, लंबे समय के दौरान जो परिवर्तन दिखे जाते हैं उन्हें जलवायु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ के लंबी समय तक देखा मौसम का प्रभाव हो, तो उसको देखकर उसमें अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ ऐसी जलवायु मतलब ऐसा सब कुछ होता है। मतलब मौसम, सूर्य की किरणें पड़ना, वायु का प्रभाव है, अनेक प्रकार की भौगोलिक जो भौतिक गतिविधियाँ होती हैं उसकी परिणाम स्वरूप जब एक जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं वो अनुमान लगाते हैं तो उसको फिर नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि भारत की जलवायु मोटे तौर पर मानसूनी है, क्योंकि मानसून हवाएं चलती हैं और उन्हीं से वर्षा होती है, उन्हीं से फिर जो यहाँ पर
फसलें हैं वो पैदा की जाती हैं। मानसून को देखकर ही लोग फसलें बोते हैं। ठीक है दोस्तों, बारिश होगी नहीं होगी, कब होगी, कितने दिन बाद होगी, ये सब देखकर मानसून से प्रभावित होता है इंसान, किसान वगैरह हमारे देश में। ठीक है, हर इंसान कहने का मतलब ये है। तो आगे देखते हैं क्या करें। मानसून शब्द अरबी भाषा की मौसम से लिया गया, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। तो दोस्तों कह रहे हैं कि जो मानसून शब्द है इसको अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। ठीक है, और उसको हिंदी में मौसम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बता रहे हैं। और भारत की स्थिति क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है भारत। अभी आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कक्षा 7 में और 8 में बहुत डिटेल में दोस्तों। तो भारत की स्थिति के हिसाब से देखकर उसको बताते हैं कि इसकी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में इसकी मतलब भारत स्थित है। और उसी वजह से भारत की अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। ठीक है, और आगे कह रहे हैं भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। ठीक है दोस्तों, वही मैंने बताया कि हमारे देश में जो कृषि खेती बाड़ी होती है तो किस तरह वजह से उसी किस पर डिपेंड है, तो मानसूनी हवाओं पर, मानसूनी जो वो होता है ना प्रभाव, उसकी का वजह से उसी पर प्रभाव डिपेंड है। जैसे मानसूनी वर्षा कब होगी, कितने मतलब दिन में होगी, और उनके आने से मतलब अधिक वर्षा होगी या कम वर्षा होगी, तो मतलब इन सारी मतलब मानसून की जो प्रभाव होते हैं उनसे प्रभावित होकर हमारे देश में किसान लोग फसलों का वो क्या करते हैं ना, फसलों की बुवाई करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो अच्छी मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। तो वही एक ही बात मैंने बोला ना, अधिक से अधिक फसलें मानसून से ही प्रभावित हैं हमारे देश में। तो आगे देखते हैं, ये अभी पढ़ेंगे, पहले ये ऊपर छूट गया, इसको देखते हैं क्या कह रहे हैं। आओ खेलें, तो ये इसको खेला खाली नहीं करना है दोस्तों, ये देख लेते हैं। ठीक है, वर्षा 5 कविताओं को इकट्ठा करके नहीं यार छोड़ो, ये कुछ शब्द हैं, इसको देखते हैं बस, उस बाकी बात छोड़ते हैं। तो हिंदी में वर्षा कहते हैं, उर्दू में बारिश कहते हैं। ठीक है, मराठी में पाउस कहते हैं, बंगाली में वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो ये वर्षा की जो अलग अलग भाषाओं में उपयोग हुए हैं, किस भाषा में क्या कहा जाता है वर्षा से, वो है दोस्तों। ठीक है, तो आप छोड़ते हैं इसको, और ऊपर कुछ खास दिया नहीं है। हाँ, इधर थे हम। ठीक है, किसी स्थान की जलवायु, उसकी ऊंचाई, उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। तो दोस्तों कह रहे हैं कि किसी स्थान की जो जलवायु यानी कि वातावरण, मौसम होता है ना, तो मौसम और जलवायु में दोस्तों फ़र्क होता है, लेकिन हम यहाँ शब्द यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, तो जलवायु अलग चीज़ हो जाती है। जलवायु बहुत लंबे समय तक जो मौसम का प्रभाव होता है ना, उसको देखकर उसका नाम जलवायु कर दिया जाता है ना। तो जलवायु की परिभाषा भी इसमें दी जाएगी, आगे देखते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि किसी स्थान की ऊंचाई, स्थिति, समुद्र से दूरी क्या है, तो उस सबको देखने के बाद जलवायु मतलब उन पर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहे हैं इसलिए हमें भारत की जलवायु क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अनुभव होता है। भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। राजस्थान की मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। राजस्थान में जो बता रहे हैं, राजस्थान में जो जैसलमेर है और बीकानेर जो स्थान है दोस्तों, तो काफ़ी गर्म स्थान है। ठीक है, वो किस वजह से है, तो उसकी समुद्र से दूरी है, और वहाँ पे जो उसकी स्थिति है कि कहाँ कहाँ स्थिति है दोस्तों, कि वो उत्तर भारत में है। ठीक है, और उत्तर भारत के बावजूद भी उसकी जो ऊंचाई है, जो समुद्र तल से ऊंचाई भी अधिक है, तो ये इसके वजह से वहाँ पर और वहाँ जो अ, वो है क्या कहते हैं रेगिस्तान है ना, तो उसकी वजह से वहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्या करें। जबकि जम्मू तथा कश्मीर की द्रास तथा कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है, बर्फीली ठंड पड़ती है। तो उसका भी कारण है दोस्तों, वो हिमालय की करीब है। ठीक है, और पहाड़ों पर है, तो पहाड़ों पर वैसे भी दोस्तों सर्दी है, सर्द हवाएं चलती हैं।
वहाँ पर रेगिस्तान भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। और अन्य प्रकार की अधिक से अधिक मात्रा में उधर पेड़ पौधे हैं, ठीक है दोस्तों। और वो भी उत्तर भारत में, ठीक है दोस्तों, उत्तर भारत में। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे वो हिमालय के नज़दीक है, ठीक है दोस्तों। वहाँ पर बर्फबारी होती रहती है, ठीक है, ये बता रहे हैं। आगे देखिए क्या कह रहे थे दोस्तों। आप ऐसे नहीं सोचना कि इसमें कुछ कंटेंट अधिक नहीं मिल पा रहे हैं या कुछ और वजह। नहीं दोस्तों, ये कक्षा 6 की छात्रों के लिए बनाई गई, तो उनको उतना ही नॉलेज दिया जाता है, अधिक से अधिक नहीं दे सकते। कक्षा 12वीं के छात्रों को जितना नॉलेज दे दिया जाएगा तो कहाँ से उसको मेंटेनेंस कर पाएंगे, है ना, दिक्कत आएगी ना। तो आगे क्रम बाई क्रम चलेंगे तो उसमें बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों, ये यूपीएससी जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं ना, तो उनके लिए भी एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बताया जाता है। अब वो भी कक्षा 6 से लेकर 12 तक। तो क्यों बताया जाता है? अब वो भी छोड़ दें इसको पढ़ लेना, इसमें कुछ कंटेंट है ही नहीं इसमें, तो नहीं। तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें होती है, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। और हम भी दोस्तों एक चाहते हैं हमारे भाई बंधु दोस्त मित्र यार सब अधिक से अधिक नॉलेज गेन करें। और हम भी दोस्तों नॉलेज ही गेन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, तो ठीक है। और अधिक से अधिक नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। बस आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। तटीय क्षेत्र में जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। वे ना ही गर्म है ना ही ठंडे ठंडी है, यानी ना ही ज़्यादा उधर गर्मी पड़ती है ना ही ज़्यादा ठंडी पड़ती है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि वो तटीय इलाके हैं, जैसे कि हो गया ना, बता रहे हैं कलकत्ता और बॉम्बे, है ना, मुंबई एक ही बात है। वे न ही गर्म है ना ही अधिक ठंडी है, ये पढ़ लिया था। समुद्र तट पर होने के कारण भी ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं। आर्द्र यानी कि वहाँ एकदम वायु में नमी रहती है दोस्तों। कहाँ पर? मुंबई और कोलकाता, ऐसे ही अलग अलग स्थान है, तो आर्द्रता रहती है वहाँ पे। विश्व में अधिक विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिन राम में होती है। पहले चेरापूंजी था दोस्तों, ये बदलती रहती है। है एक ही चीज़ दोस्तों, ठीक है। जबकि किसी किसी वर्ष वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है दोस्तों। बस मतलब राजस्थान में वर्षा इसलिए नहीं होती क्योंकि वहाँ मौसम, वहाँ समुद्र से जो बहने वाली मानसून है वो पहुँच नहीं पाती हैं, और बीच में ही पहाड़ों के द्वारा रोक ली जाती है और वहीं वर्षा हो जाती है, ठीक है दोस्तों। और उसकी स्थिति भी अलग अलग प्रकार से प्रभावित करती है, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं कि हाँ, तो आप दोस्तों ये याद रखें, माथेरान में सबसे अधिक वर्षा होती है, वो उसकी स्थिति क्या है? मेघालय में, ठीक है। और राजस्थान की जैसलमेर में कभी कोई वर्षा होती ही नहीं है। तो उसका भी अलग अलग जो मौसम में कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं होती, ठीक है। बहुत 2 वर्ष हो गई, एक 4 वर्ष नहीं हुई, तो ऐसा प्रभाव बना रहता है, ठीक है। हम अपनी चारों आगे क्या क्या कह रहे थे, प्राकृतिक वनस्पति, हम अपनी चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादक जीव देखते हैं। विभिन्न प्रकार का पादक जीव देखते हैं। हरे घास वाली मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है दोस्तों। बिल्कुल, आप भी दोस्तों कभी जाते होंगे, पार्कों में बैठते होंगे, घूमती फिरती होंगी, तो अच्छा लगता होगा ना। वही बता रहे हैं, हरी पार्कों में अच्छा लगता है। हरी मैदानों में, हरी घास के मैदानों में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाली पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, जिन उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष होते हैं, कुछ वृक्ष वृक्ष माने बड़े, जैसे कि नीम, आम बताए, जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल, घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजाए जाते हैं। तो दोस्तों कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ियाँ कहा जाता है, जैसे कैक्टस, फूलों वाले पौधे, ठीक है। और कुछ शाखाओं वाली पौधे, शाखा या पत्तियां वाली होती हैं, जिन्हें नीम, आम आदि कहती है, ठीक है। और भी आते हैं नीम, आम, पीपल, बरगद वगैरह, ये सब। तो और उसके बाद कुछ होती हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, तना लंबा होता है, ऐसा बता रहे हैं। जैसे नारियल है, खजूर है, और आदि, ठीक है। और कह रहे हैं घास, झाड़ियाँ तथा पौधे बिना मनुष्य की सहायता के उपजाए जाते हैं। तो घास, झाड़ियाँ होती हैं, ये पौधे होते हैं बिना मन, कोई उसको बोता नहीं है, कोई उसका बीज नहीं लाकर उसको रोप कर बोता है ना, तो वो अपने आप जमती है, ठीक है।
और घास देखिए दोस्तों, किसी जगह पर घास काट लीजिए और अगली वर्षा हुई तो फिर वहाँ घास उगाती है ना, तो घास को कोई होता नहीं है, वो कुदरत की देन है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। अ, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। तो घास को दोस्तों प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है, आप ये नोट करें। कहीं भी पूछे कि प्राकृतिक वनस्पतियों के अंतर्गत कौन सी चीज़ें आती हैं, तो आप लिख सकते हैं घास है, झाड़ियाँ हैं, ये सब। ठीक है, क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, अलग अलग जलवायु जलवायु में। दोस्तों जलवायु दोस्तों काफ़ी बड़ी क्षेत्र को प्रभावित करती है। ठीक है, जैसे कि उत्तर भारत की जलवायु, दक्षिण भारत की जलवायु, राजस्थान की जलवायु, और इधर जाके देखें तिब्बत की जलवायु। ठीक है, जम्मू कश्मीर की जलवायु। तो ये मतलब काफ़ी बड़ी क्षेत्र को प्रभावित करती है। चाइना की अलग जलवायु है, रूस की अलग जलवायु है, अमेरिका की अलग जलवायु है, यूरोप की अलग जलवायु है, अफ्रीका की अलग जलवायु है, ऑस्ट्रेलिया की अलग जलवायु है। दोस्तों ये प्रभावित करती है, ठीक है, बड़ी क्षेत्र को। आगे कह रहे हैं दोस्तों, इसके बारे में दोस्तों आप बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे, तो बनी रहिए बस। क्या कह रहे हैं। हाँ, हो गया था। अलग अलग जलवायु से अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। वर्षा प्रभाव सबसे अधिक प्रभावित करती है जलवायु को। ठीक है, कह रहे हैं जलवायु की भिन्न विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों अलग अलग प्रकार की जलवायु होती है, हमारे भारत में अलग अलग प्रकार की जलवायु है। इसी प्रकार से भारत में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो वनस्पति बोल रहे हैं ना। ठीक है, हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? तो दोस्तों हमें वनों की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में देखते हैं। हाँ, आप वैसे भी अनुमान लगा सकते हैं वनों की आवश्यकता क्यों पड़ सकती है। दोस्तों वनों से क्या क्या प्राप्त होता है, तो उसी के आधार पर आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं। वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये विभिन्न कार्य करती हैं। पेड़ और पौधे ऑक्सीजन छोड़ती हैं तथा छोड़ती हैं, जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, इस प्रकार की मिट्टी की अपरदन को रोकती हैं। तो दोस्तों ये देखते हैं, और आगे क्या कह रहे हैं कि हम वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होती हैं। वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास होते हैं। तो दोस्तों पहले ये पढ़ लेते हैं, उसको समझा देते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो कह रहे हैं कि दोस्तों ये देखिए, वन हमारे लिए बहुत प्रकार से लाभदायक होते हैं। किस प्रकार से, आइए देखते हैं। ये विभिन्न प्रकार की कार्य करती हैं। कौन कौन सी कार्य करती हैं? पेड़ ऑक्सीजन छोड़ती हैं। पेड़ पौधों के द्वारा ही हम तो ऑक्सीजन लेते हैं दोस्तों। पेड़ काट दिए जाए तो हमें ऑक्सीजन की बहुत समस्या देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो पेड़ ऑक्सीजन छोड़ती है, जो हम जो जो हम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं। जो मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है दोस्तों, वो पेड़ पौधे ग्रहण करके उसको ऑक्सीजन के रूप में हमें फिर दोबारा से देती है। तो कितना महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों। यानी कि दोस्तों हमारे लिए लाभदायक चीज़ पेड़ पौधे छोड़ती हैं, और हानिकारक चीज़ को हमसे लेकर उसको फिर लाभदायक में बदल कर फिर हमें देती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है पेड़ पौधे इंसान की ज़िंदगी में, जीवों की ज़िंदगी में। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी जड़ें होती हैं, मिट्टी को बांध कर रखती हैं। ठीक है, मिट्टी को बांध कर रखती हैं, और जिससे मृदा का अपरदन नहीं होता है। यानी कि बड़े बड़े क्षेत्रों में जो भूस्खलन हो जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, तो वो भूस्खलन को रोकने में बहुत बड़ी बहुत मददगार होती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं कि वनों से हमें ईंधन मिलता है। देखिए दोस्तों, जो वनों में रहने वाले लोग होते हैं, और वैसे भी शहरों में भी लोग ईंधन का उपयोग करते हैं, तो वो वनों से ही आते हैं। ठीक है, हर प्रकार की लकड़ी हमें वनों से मिलती है। कीमती लकड़ी हो, चाहे इमारती लकड़ी हो, चाहे वो मतलब फिर किसी भी प्रकार की अन्य चीज़ों में उपयोग करने वाली लकड़ी हो। ठीक है, तो वो ईंधन, लकड़ी, चारा। देखिए दोस्तों, वनों से हमें चारा प्राप्त होता है पशुओं को खिलाने के लिए। पशुओं से फिर हम दूध दोहते हैं। तो ये भी महत्व की चीज़ है। ठीक है दोस्तों, बिना चारा के पशु कहाँ से ईंधन वो देंगे, दूध, है ना। तो वो, और जड़ी बूटियाँ दोस्तों आजकल बहुत अधिक मात्रा में जो लोग हैं
तो क्या कहना चाहता मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों वनों से बहुत अधिक मात्रा में आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती हैं और लोग अब तो पेड़ों को मतलब काटने भी इसी मकसद से लगे हैं कि पेड़ों से अधिक आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं पेड़ पौधे हैं उनको उनको ना तो उसकी पैदावार कर रहे नहीं है बल्कि पेड़ पौधे काट रहे हैं। कहने का बताता ये है कि जो पेड़ काट लिया हमने चंदन का पेड़ मान लेते हैं, चंदन का पेड़ काटा तो चंदन का पेड़ लगाना भी तो चाहिए दोस्तों। काट रहे हैं लगा नहीं रहे हैं तो ये गलत है। तो आगे भविष्य में बिल्कुल दिक्कत आएगी है ना। तो ये जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं जो इंसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और आगे क्या कह रहे हैं लाख लाख देखिए दोस्तों लाख बहुत काम की चीज़ होती है। लाख से दोस्तों बहुत उपकरण बनते हैं, बहुत सी चीज़ें बनती हैं, चूड़ियाँ बनती हैं लाख से और अन्य भी चीज़ें बनती हैं जो हमारी मतलब दैनिक जीवन में उपयोगी रहती हैं। और शहद देखिए दोस्तों शहद कितनी कीमती चीज़ होता है। शहद से हम अपनी स्वास्थ्यवर्धक दवाइयाँ भी बनाती हैं, टॉनिक्स वगैरह बनाती हैं और वैसे भी खाने में यूज़ करते हैं दोस्तों शहद। ठीक है। गोंद गोंद देखिए दोस्तों गोंद होता है जिससे जो बहुत बड़ी उद्योगों में काम आता है। ठीक है। गोंद का उपयोग हम दोस्तों जो फर्नीचर की वो व्यापार होता है, फर्नीचर का कारोबार होता है उसमें भी उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों और अन्य कारों में। ठीक है। वन जीवों की प्राकृतिक स्थल निवास स्थल होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो जैसे वन्य जीव है ना शेर चीता हाथी भालू बंदर भेड़ बकरी ये सब बकरी तो नहीं भेड़ बकरी तो नहीं कह सकते लेकिन भेड़ बकरी तो दोस्तों डोमेस्टिक पालतू होती हैं। ठीक है। और अन्य प्रकार की होती हैं बहुत तरह की होती हैं जो वन्य जीव होते हैं ना उनके बारे में आप आगे अध्याय में पढ़ेंगे। तो वन का निवास स्थल होते हैं दोस्तों। तो ये भी अगर देखिए दोस्तों सोचने वाली बात है अगर वनों को अधिक से अधिक काटा जाएगा तो वन्य जीव कहाँ रहेंगे। शेर चीता हाथी भालू गोरिल्ला वगैरह हैं ये मतलब हिरन वगैरह हैं ये सब कहाँ रहेंगे दोस्तों। शहरों की ओर आएंगे, शहरों की ओर आएंगे तो इंसान के लिए खतरा होंगे या इंसान उनको मार कर खा जाएगा या इंसान उनको व्यापार के रूप में काट छाँट कर उपयोग करेगा। खाल उतार लेगा, खाल चमड़ी बेचेगा, उनके सींगों का व्यापार करेगा, उनकी उनकी शरीर के अंगों का व्यापार करेगा दोस्तों। तो इंसान फिर ये गलत यूज करता है और कर भी रहा है, कोई दो राय नहीं है इसमें। तो वो है ना। तो वनों का बहुत बड़ा अधिक महत्व है दोस्तों। तो आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। पेड़ों की धुआं अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं। ये बता ही रहा था मैं, प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त कर रहे हैं और लगा तो रहे नहीं है। जैसे दोस्तों मैंने एक बार आपसे कहा था कि दोस्तों अगर आप अपने जीवन में 1 या 2 पेड़ लगा सकें तो ज़रूर लगाएं, अधिक से अधिक हो सके जितने लगाएं। ये अपील है दोस्तों मेरी आपसे। अपनी अगर आपकी उम्र आज मान के चल रहे हैं 20 साल है तो 20 साल से पेड़ पौधा लगाना शुरू करें। एक पेड़ भी लगाइए दोस्तों कहीं पर भी, अपने गांव में जाइए, कहीं जाइए, रोड के किनारे लगाइए, कहीं भी लगाइए। एक दो पौधा लगाइए हर साल, एक दो पौधा लगाने की आदत डालिए दोस्तों। जिससे हमारी पर्यावरण में अधिक से अधिक ऑक्सीजन की मतलब पूर्ति होती रहेगी है ना। जैसे आपकी उम्र एकदम 20 साल मैंने बताई तो 10 साल आप जब 30 की होंगी तो वो पेड़ आपको 30 की उम्र में कितना लाभ देगा है ना। आप उसके नीचे जाकर अपनी कुछ लम्हे बिताएंगे तो आपको महसूस होगा, बड़ी खुशी महसूस होगी दोस्तों कि ये पेड़ मैंने लगाया था देखिए और आज इसकी छाँव में ले रहा हूँ, आज इसकी फल मैं खा रहा हूँ, आज इसकी टहनियों पर मैं बैठा हूँ, आज इसकी नीचे में बैठकर सुकून महसूस कर रहा हूँ दोस्तों है ना। जब 40 के हो जाएंगे तो 20 साल बाद फिर भी आप और अच्छा महसूस करेंगे। आपकी बच्ची कहेंगी ये मेरे पिता की द्वारा लगाया गया पेड़ है। कहीं भी लगाएं दोस्तों, आप सड़कों के किनारे लगा दें, आपकी अपनी गांव में लगा दें दोस्तों, जहाँ खाली जगह दिखे। तो आप हर साल लगभग दोस्तों एक निश्चित कर लें कि हर साल मुझे 1 या 2 पेड़ लगाना है। ठीक है। तो आप जब 50 की होंगी दोस्तों तो आप 30 साल में आप देखेंगे कि ये मेरे द्वारा पढ़ा लगाया गया पेड़। आपकी बच्ची कहेंगी मैंने मेरे पिता ने लगाया है, तो आपकी बच्ची भी कुछ सीखेंगी। तो दोस्तों ये है बहुत ज्ञान की बात है दोस्तों। आप इसको बहुत अधिक से अधिक लोगों को बताएं और ये फैलाएं, मेरी अपील दोस्तों। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं कि हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए दोस्तों। तो बिल्कुल लगाने चाहिए पेड़ पौधे। हमें पेड़ जो पेड़ बची हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए तथा लोगों को पेड़ों की महत्व के बारे में बताना चाहिए। ठीक है।
हम लोग कुछ खास आयोजन जैसी वन महोत्सव बनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकती हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकती हैं दोस्तों। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको आप बिल्कुल पालन करें दोस्तों। तो इसको छोड़ते ही ये क्या लिखा हुआ है, इसको बिल्कुल नहीं ये कोई महत्व की बात नहीं है दोस्तों। आगे ये देखिए दोस्तों, कितना मतलब महत्वपूर्ण पेंटिंग है दोस्तों। इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, ये पेड़ है दोस्तों, इससे क्या मिल रहा है, देखिए ऑक्सीजन मिल रही है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए शहद, जो हनी, जो मधुमक्खियों के द्वारा बनाया जाता है शहद, ठीक है। ये पैकिंग में बेचते हैं, आदमी व्यापार करता है शहदों का। मधुमक्खियों का दोस्तों भोजन होता है ये, उसको हम व्यापार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। कितनी स्वार्थी है इंसान हम लोग, है ना। ये फल मिल रहे हैं देखिए पेड़ पौधों से, ठीक है, फल। और देखिए ये गम, ये गोंद एवं लाख। तो दोस्तों मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया था, उसके लिए सॉरी। देखिए दोस्तों आगे क्या कह रहे हैं, ये कि जी गोंद है और लाख है दोस्तों। ये इंसान अब कितनी यूज में करता है दोस्तों। लाख का उपयोग बहुत अधिक तरीके से किया जाता है, हम लोग उसका उपयोग करना जानते भी नहीं है। चिट्ठियों में, पोस्ट ऑफिसों में, कहीं किसी को मतलब सील करना है, सील लगाने में भी उपयोग किया जाता है। और बहुत अधिक मात्रा में चूड़ी उद्योगों में भी किया जाता है। तो ये देखिए आगे क्या कह रहे हैं, वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास स्थल होते हैं दोस्तों। ये देखिए चिड़िया घोंसला बनाकर रहती है पेड़ पौधों पर। हिरन छपा है ये दोस्तों। वैसे हिरन के अलावा बहुत अधिक प्रकार की वन्य जीव होती हैं, हम उनको गिन भी नहीं सकते। बहुत सी हमने आज तक देखी भी नहीं है, ऐसी ऐसी वन्य जीव होती हैं दोस्तों। इमारती लकड़ी है दोस्तों, इमारत बनाती है, जैसे घर वगैरह बनाते हैं, ये देखिए है ना। इसको काट कर दोस्तों, अब इतने पेड़ काटे होंगे तो इनकी वजह से कितना नुकसान हुआ होगा पर्यावरण में, ठीक है। लगाना तो भूल ही जाता है इंसान। आगे देखिए लगाते हैं कुछ मात्रा में, लगाते भी लोग, तो फिर भी बहुत कम ही लगा पाते हैं जितना काटते हैं, है ना। ये देखिए रबड़ का उपयोग देखिए किस तरह से टायरों में और अन्य जगहों पर किया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये मिट्टी को बांधे रखता है, ये देखिए पेड़, इसको कितनी अच्छे से दिखाया गया है। देखो फर्नीचर उद्योग में टेबल कुर्सी बनाए गए, खेल के सामान बनते हैं देखिए वनों से। ईंधन के रूप में देखिए कुल्हाड़ी से काट कर ये रख लिया, इससे रोटियां बनाएगा इंसान। चारा देखिए दोस्तों, पशुओं के लिए चारा, आश्रय। तो दोस्तों वनों से घर भी बनाते हैं लोग बाग। ये मेडिसिन दवाइयाँ, ये देखिए दोस्तों दवाइयाँ रखी हुई हैं। तो कहने का तात्पर्य ये दोस्तों, एक पेड़ कितनी तरह से लोगों को मतलब मदद पहुंचाता है, तो अनुमान लगा सकते हैं आप, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं कि वन्य प्राणी के बारे में देखते हैं। वन वन्य वन विभिन्न प्रकार की वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में भिन्न प्रकार की सरीसृप, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। तो कह ही रहे हैं दोस्तों, वन्य जीवों के अंतर्गत बहुत प्रकार की जीव आती हैं, जिनको वनों में आश्रय मिलता है, जिनको वनों में मतलब सहायता मिलती है दोस्तों, ठीक है। वो वनों के अलावा कहीं और रह भी नहीं सकती, है ना। तो ये बता रहे हैं, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। देखिए वन सबसे महत्वपूर्ण पशु है दोस्तों, बाघ जो हमारा राष्ट्रीय पशु है ना। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है, ये बाघ, है ना। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है ना। हाथी तथा एक सींग वाली गेंडी असम की जंगलों में घूमती हैं, मतलब रहती हैं वहीं, है ना। हाथी केरल तथा कर्नाटक में मिलती है। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाई जाती है। कह रहे हैं कि ऊंट भारत के रेगिस्तान में और जंगली गधा कच्छ के रण में पाई जाती है, ठीक है। और कह रहे हैं जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीता इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बतख इत्यादि हैं, ठीक है दोस्तों। और कह रहे हैं कि आ, क्या कह रहे हैं कि अन्य बहुत सारी राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है,
पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करती हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करती हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाली 5 पक्षियों के नाम बता सकती हैं? तो दोस्तों ये तो कोई भी बता सकता है, ठीक है। अब आप देख लेते एक बार जल्दी से इसको पूरा पढ़ के, ठीक है। देखिए दोस्तों, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। जो अ, सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो बाघ दोस्तों मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। और भी है, और भी जगह है उसकी, लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में बाघ पाई जाती है, ठीक है। आप वो कह रहे हैं कि अम, गुजरात की गिर क्षेत्र है गुजरात का, उस वहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं और गिने चुने बचे हुए हैं दोस्तों, तो वो संरक्षित प्रजाति है, ठीक है। आगे देखते हैं, हाथी तथा एक सींग का गैंडा है जो वो आसाम में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये आप नोट कर लें और कहीं लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, कैसे भी कर लें, ठीक है। हाथी केरल एवं कर्नाटक में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। हाथी जो होते हैं ना, तो कहाँ पाए जाते हैं? केरल और कर्नाटक में, ठीक है दोस्तों। और ऊँट भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, जंगली गधा जो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाया जाता है, कच्छ के रण क्षेत्र में, ठीक है। और जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त बहुत सी दूसरी जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि हमारे देश में पाए जाते हैं। तो ये अन्य अन्य प्रकार की ये जो देखिए बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल, ये लगभग हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद कर लेना चाहिए। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं, इत्यादि हमारे देश में पाए जाते हैं, ये हो गया था। भारत में पक्षी की भी बहुत अधिक प्रजातियां हैं, बहुत अधिक मात्रा में पक्षी भी पाई जाती हैं अन्य प्रकार की। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों, ये सबको पता है, ठीक है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बत्तख इत्यादि हैं, ठीक है। बहुत अधिक सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं, सॉरी अन्य बहुत सारी राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये भी जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करती हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये बना दिए इसलिए जाते हैं, जो राष्ट्रीय उद्यान वगैरह इसलिए बना दिए जाते हैं ताकि उन क्षेत्र में प्रॉपर किसी पशु या पक्षी को संरक्षण प्रदान किया जा सके, ताकि उस क्षेत्र में कोई आए जाए ना और उनको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है दोस्तों। ताकि वो अपने नेचुरल वातावरण में रहकर अपने आप को स्वतंत्र महसूस करें और अपनी जनसंख्या बढ़ा सकें, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं कि भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें कोबरा तथा करैत प्रमुख हैं, ठीक है दोस्तों। कोबरा और करैत सांप के बारे में बता रहे हैं। वनों की कटनी तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले जीवों की प्रजातियों में तेजी से वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। तो दोस्तों कुछ होती हैं जो शिकारी किस्म के लोग, जो व्यापारी किस्म के लोग, तो वो वन्य जीवों का शिकार करती हैं और उनकी शरीर के अंगों का खाल, सींग इत्यादि का व्यापार करती हैं और अधिक से अधिक लाभ कमाती हैं दोस्तों। तो वो सिर्फ अपने लाभ को देखती हैं, ना कि उन हमारे वन्य जीवों की जो सुरक्षा है उसको कहीं नहीं देखती, ठीक है दोस्तों। वो सिर्फ अपनी लालच को देखती हैं, अपनी उनको उनसे धन दौलत से मतलब है, और उनको मतलब जीव जंतुओं की रक्षा से कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसे भी होते हैं। आगे देखते हैं, इसी वजह से हमारी वन्य जीव जो जो अन्य प्रजातियां हैं, कुछ तो बिल्कुल समाप्त हो गई हैं और कुछ जो विलुप्त की कगार पर हैं दोस्तों। आगे देखते हैं, बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं, ये बता रहे थे। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, वसु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। तो वही बता रहा था कि जो खत्म हो चुकी है उनको कहीं से भी मतलब लाकर संरक्षण दिया जा रहा है, ठीक है, ताकि उसको अपनी आपको पुनः अधिक से अधिक मात्रा में पैदा कर सकें और मतलब अपनी जनसंख्या बढ़ा सकें और स्वतंत्र माहौल में मतलब रहकर बिल्कुल फ्री महसूस कर सकें, जो वन्य जो पशु पक्षी होते हैं वो। इसीलिए नेशनल पार्क हैं, पशु विहार हैं, ये बनाए जाते हैं, जीव मंडल वगैरह ये इसीलिए बनाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना तथा हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकती हैं? तो दोस्तों बिल्कुल बताएंगे अभी बाद में, ठीक है दोस्तों। लेकिन
अभी नहीं। देखिए ये बाघ है दोस्तों, ये गैंडा है दोस्तों, ये तेंदुआ है, ये हाथी है, ये हिरन, बारहसिंगा, ये सब अन्य पशु पक्षी हैं दोस्तों। ये ले लिया जाता है ताकि मतलब थोड़ा कक्षा 6 का छात्र जो है वो समझ सके, इनको पहचान सके हैं। अब देखिए आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बांट सकते हैं। आप जानवरों की शरीर की विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बनी पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर की पहली सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। जो कह रहे हैं कि अक्टूबर में जो अक्टूबर का प्रथम सप्ताह होता है दोस्तों, वो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए मनाया जाता है, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। ठीक है, किस लिए मनाते हैं अक्टूबर का प्रथम सप्ताह वन्य जीव संरक्षण के लिए, ताकि वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान किया जा सके। ठीक है, और उनको संरक्षण के लिए जागरूकता लाई जा सके। ठीक है दोस्तों, ये कोई न्यूज़पेपर है उस समय का, जब कोई स्कीम या कोई बात उत्पन्न हुई होगी ना। लार्ज स्केप पोचिंग एलिज्ड इन सिमलीपाल रिजर्व। दोस्तों ये न्यूज़ है दोस्तों, क्या क्या कह रहे हैं। बिल सेंटर वाइल्ड लाइफ लवर्स फाइनली किस ए मेकअप मोर्स सेरिस्का इन द मेकिंग। ये देखिए दोस्तों, villages in the tiger reserve must be relocated। ये देखिए, टाइगर क्राइसिस, हैव वी डन इनफ टू चेक पोचिंग। दोस्तों ये इसका मतलब उस समय का ये रिपोर्ट है, जो उस टाइगर को लेकर रिपोर्ट जो बनाई गई होंगी उसके लिए। शिकारी बाघों को क्यों मारती हैं हमारे वनों में। अगर ये दोस्तों इसको छोड़ ही देते हैं, कोई मतलब की बात नहीं है, ये उस समय का न्यूज़पेपर होगा तो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, प्रवासी, इसको देख लेते हैं क्या है। प्रवासी पक्षी, कुछ पक्षी पिनटेल बतख, कर्ली यू, क्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्ट्रिंग प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। ये दोस्तों ये पक्षियों के नाम है। तो ये सर्दी के मौसम में हमारे यहाँ भारत में आते हैं और गर्मी का आनंद लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये यूरोप वगैरह से देशों से आते हैं। और उस साइड दोस्तों बहुत अधिक सर्दी पड़ने लगती है सर्दी के मौसम में। जब नॉर्मल गर्मियों में भी दोस्तों उधर सर्दी पड़ती है, तो सर्दियों में तो बर्फ़ गिरती है वहाँ उधर। ठीक है, किस साइड, जैसे उत्तरी और पूर्वी रसिया है, और साइबेरिया क्षेत्र है, यूरोप का क्षेत्र है, इधर सर्दियाँ बहुत अधिक मात्रा में पड़ती हैं सर्दी के मौसम में। ठीक है दोस्तों, तो वो सर्दी से बचने के लिए सर्दियों के मौसम में हमारे देश आते हैं, और हमारे देश में इतनी अधिक मात्रा में सर्दी नहीं पड़ती है। कहने का मतलब उधर 10% पड़ रही है तो हमारे यहाँ 5% पड़ रही है। इस तरह से मतलब एक बचाव के रूप में आ जाते हैं। और अन्य कारण भी हो सकते हैं, शायद उस समय वहाँ पर उनकी खाने के योग्य चीज़ें नहीं उपलब्ध हो पाती होंगी तो आ जाती होंगी, या फिर उनको वो मौसम सूट नहीं करता होगा, इसलिए आती होंगी। बहुत रीज़न कार्य कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिंग, जिसका वजन मात्र लगभग 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से 8,000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 8,000 किलोमीटर की दूरी तय कर आता है ये पक्षी, जो लिखा हुआ है इसमें, सबसे छोटा लिटिल स्टिंट। ठीक है, स्टिंट। ये अभ्यास प्रश्न है दोस्तों कक्षा 6 के छात्र के लिए, उसी को बताया जा रहा होगा। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी, हम इसको पढ़ते हैं दोस्तों, आप इसको बिल्कुल याद कर सकती हैं या फिर कहीं लिखकर बार बार दोहराएं। ठीक है, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो ये देखते हैं राज्य। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है दोस्तों हैदराबाद। ठीक है, आप जल्दी जल्दी याद कर लें और मेरे साथ बोलते जाएं। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी दोस्तों ईटानगर है। क्या है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। असम की दिसपुर है, ठीक है दोस्तों। बिहार की पटना है। ठीक है, बिहार की पटना। छत्तीसगढ़ की रायपुर है, ठीक है दोस्तों। गोवा की पणजी है, ठीक है, गोवा की पणजी है। गुजरात की गांधीनगर है दोस्तों, गुजरात की गांधीनगर है। हरियाणा की चंडीगढ़ है,
हरियाणा की चंडीगढ़ है दोस्तों, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की शिमला है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की शिमला है। झारखंड की रांची है, झारखंड की रांची है, ठीक है। कर्नाटक की बेंगलोर है, कर्नाटक की बेंगलोर है। केरल की तिरुवनंतपुरम है दोस्तों, केरल की तिरुवनंतपुरम है। मध्य प्रदेश की भोपाल है, मध्य प्रदेश की भोपाल है। महाराष्ट्र की मुंबई है, महाराष्ट्र की मुंबई है दोस्तों। मणिपुर की इम्फाल है, मणिपुर की इम्फाल है। मेघालय की शिलोंग है, मेघालय की शिलोंग है। मिजोरम की आइजोल है, मिजोरम की आइजोल है, ठीक है। नागालैंड की कोहिमा है, नागालैंड की कोहिमा है दोस्तों। उड़ीसा की भुवनेश्वर है, वो उड़ीसा की भुवनेश्वर है। पंजाब की चंडीगढ़ है दोस्तों, पंजाब की चंडीगढ़ है। और राजस्थान की जयपुर है, ठीक है, राजस्थान की जयपुर है। सिक्किम की गंगटोक है, सिक्किम की गंगटोक है, ठीक है। तमिलनाडु की चेन्नई है, तमिलनाडु की चेन्नई है। तेलंगाना की हैदराबाद है दोस्तों, तेलंगाना की हैदराबाद है। उत्तराखंड की है देहरादून है, उत्तराखंड की देहरादून है। उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, ठीक है। त्रिपुरा की अगरतला है दोस्तों, त्रिपुरा की अगरतला है। बंगाल की कोलकाता है, तो बंगाल की कोलकाता है, ठीक है दोस्तों। और ये अंडमान निकोबार जी दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर है। पांडिचेरी सॉरी चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है दोस्तों, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है। दादर और नगर हवेली की सिलवासा है, दादर और नगर हवेली की सिलवासा है। दमन और दीप की दमन है, दमन और दीप की दमन है, ठीक है दोस्तों। लक्षद्वीप की कवरत्ती है, लक्षद्वीप की कवरत्ती है। पुदुचेरी है, पुदुचेरी है दोस्तों। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की दिल्ली है। जम्मू एवं कश्मीर की श्रीनगर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है। लद्दाख की लेह है, लद्दाख की लेह है दोस्तों। ये पुराना डेटा है दोस्तों, उसके लिए सॉरी जो कुछ भी है, लेकिन जो नया अपडेट है दोस्तों उसके हिसाब से हम आपको बाद में बताएंगे। ये काफ़ी चेंजिंग हुआ है इसमें और परिवर्तन हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो अभी आप ये इतना करें और चाहें तो ये दोस्तों इसको स्किप कर सकते हैं इसमें से कुछ को, ठीक है। लद्दाख के लिए है, बिल्कुल है। और अभी दोस्तों चेंज किया गया है, तो उसके बारे में हम एक अपडेट वीडियो पूरा मैप पे बनाएंगे, तो उसके बारे में आपको नया दे देंगे, ठीक है दोस्तों। हम इसमें सुधार करके आपको नया देंगे दोस्तों, ठीक है। तो बने रहिए। ये दोस्तों कुछ नई जानकारी, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।